हेलो बड़े स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 हेरिडिटी चैप्टर का दूसरा लेक्चर। और हम पढ़ते हैं कि क्लास 10th में हेरिडिटी चैप्टर्स में दूसरे लेक्चर्स में मेंडल्स लॉ या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है या लॉ ऑफ हेरिडिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेक्चर 1 में हमने क्लास 10th का ये लास्ट चैप्टर यूनिक चैप्टर स्टार्ट किया है। और जहां हमने लेक्चर 1 में आपसे डिस्कस किया था कि क्लास 10th में वास्तव में हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, वेरिएशन क्या है और जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इसको हमने क्रिस्टल क्लियर करने का काम किया था। बट हम इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर पर आए हैं और सेकंड लेक्चर पर हम क्लास 10th में सबसे पहले मेंडल्स लॉ पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक एक करके हम इस पूरे चैप्टर्स की टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर आप क्लास 10th का लॉ लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1 स्टार्ट करिए बायोलॉजी का। ये सब मेरा कार्य रहेगा, आप मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे और हम प्रत्येक चैप्टर को एक बाय एक करके लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि वो चैप्टर आपके माइंड में ही ना सेट हो, आपके ब्रेन के न्यूरॉन में, डीएनए में, जीन में और एलील के अंदर भी सेट हो जाए। तो आप विश्वास करके जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उनको क्रिस्टल क्लियर करने का कार्य करेंगे। आइए शुरू करते हैं लॉ ऑफ मेंडल्स या लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में। हम बात करते हैं लॉ ऑफ मेंडल्स या लॉ ऑफ हेरिडिटी है क्या। सबसे पहले अगर मैं मेंडल्स की बात करता हूँ तो मेंडल्स, ठीक है, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, शॉर्ट फॉर्म में हम जिनको जी जे मेंडल कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने या जी जे मेंडल ने एक प्लांट जिसका नाम है पाइसम सेटाइबम, इस पाइसम सेटाइबम के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। और पाइसम सेटाइबम पर एक्सपेरिमेंट करके आज जो हम सभी सोच रहे हैं हेरिडिटी के बारे में 2025 में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर उसके जनक से आता है यानी पेरेंट से आता है और पेरेंट से बना हुआ कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ये बात कहीं ना कहीं मेंडल के जीवन में आज के काफ़ी वर्ष पहले आ गई थी। लगभग 1854 के करीब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और 1856 से लेकर यानी 54 से शुरुआत की, 56 से लेकर 1864 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट जारी रखा। पाइसम सेटाइबम प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किया, कई जनरेशन तक गए और कई प्लांट का एक डेटा तैयार किया और फिर उसे लॉ ऑफ हेरिडिटी के रूप में प्रपोज किया। तो मेंडल्स लॉ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंडल्स लॉ दो तीन दृष्टियों से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली दृष्टि, मेंडल्स लॉ हमें ये समझाती है वास्तव में कि आज जो हेरिडिटी हो रही है या आज जो इनहेरिटेंस हो रहा है ये कैसे हो रहा है। एक जीव का कैरेक्टर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग यानी जनक से संतत में कैसे आ रहा है, ये सारी बात हमें मेंडल्स लॉ समझाती है। यहाँ तक दूसरी दृष्टि ये है कि कोई भी बोर्ड एग्जाम चाहे 12th का हो और चाहे मैं 10th के बोर्ड एग्जाम की ही बात करता हूँ, तो मेंडल्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो अवश्य पूछा जाता है। हम जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया और कैसे हमें क्लियर किया कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट है क्या। हम सबसे पहले बात करते हैं मेंडल्स ने अपने लॉ में कितने एक्सपेरिमेंट दिए। तो मैं अगर मेंडल्स लॉ की बात करूं, मेंडल्स लॉ में मेंडल्स ने अपने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में 3 लॉ प्रपोज किए हैं, 3 नियम बनाए हैं। एक फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। और थर्ड लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। यानी मेंडल ने पहला नियम प्रपोज किया जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा लॉ प्रपोज किया जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तीसरा लॉ मेंडल ने प्रपोज किया जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। ये 3 नियम मेंडल ने प्रतिपादित किए हैं। यानी मेंडल ने अपने पूरे लॉ में हेरिडिटी के लिए 3 नियमों की व्याख्या की है। बट ये 3 नियम कहाँ से आए, कैसे आए, इस बात को भी हम जान लेते हैं। मेंडल ने पहला और दूसरा नियम मोनोहैबिट क्रॉस पर बेस रखा है। अब मोनोहैबिट क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंट या लॉ ऑफ, ठीक है, सेग्रीगेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। मान लो मैं क्लासरूम में किसी विद्यार्थी के आने जाने के दौरान कुछ असुविधाओं का, ठीक है, उल्लेख कर दूं या कुछ असुविधाओं के बारे में देखता हूं, तो हमें ऐसा लगता है कि इस क्लासरूम में कुछ नियम बना देना चाहिए। वैसे ही मेंडल ने जब अपनी जर्नी में शुरुआत में पाइसम सेटाइबम पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो ये एनालिसिस किया कि कौन सी चीज़ें कैसे
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं, बट उस एनालिसिस के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम मोनोहैबिट क्रॉस कहते हैं। आगे हम जानेंगे कि मोनोहैबिट क्रॉस का मतलब क्या है और मोनोहैबिट क्रॉस ठीक है वास्तव में क्या होता है। सेकंड की मैं बात करूं तो मेंडल ने दूसरा एक्सपेरिमेंट यानी डाई हैबिट क्रॉस किया और इसके बेस पर तीसरा नियम बनाया जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1856 में स्टार्ट किया था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को 1864 में कंप्लीट किया था और मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में 3 लॉ प्रपोज किए हैं। पहले लॉ का नाम लॉ ऑफ डोमिनेंट है, दूसरे का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरे लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यहाँ मैंने बताया है कि पहला और दूसरा नियम मोनो हैबिट क्रॉस पर बेस है, जबकि तीसरा नियम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो डाई हैबिट क्रॉस पर बेस है। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि पहले नियम को प्रपोज करने वाला ठीक है टॉपिक मोनो हैबिट क्रॉस क्या है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि डाई हैबिट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मेंडल्स ने अपने बारे में या मेंडल्स ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बातें की हैं। थोड़ा सा हम मेंडल्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि मेंडल ने ठीक है क्या किया। इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट या पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें देखी। अगर मैं बात करता हूँ मेंडल के बारे में तो मेंडल का जन्म 1822 में यानी 22 जुलाई 1822 को हुआ था। 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म एक कंट्री जिसका नाम ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ब्रून शहर में इन्होंने ब्रून यूनिवर्सिटी से अपनी कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद एक प्लेस पर जहां पर ये अपना एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उस प्लेस का नाम बुक ने बताया है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक है क्या? तो चेक रिपब्लिक एक प्लेस है जहां मेंडल्स एक पादरी के रूप में कार्य करते थे और चेक रिपब्लिक में रहकर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। वास्तव में मेंडल जिस प्लेस पर रहते थे वहां पर इन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट्स हैं पाइसम सेटाइबम के मटर के जिनकी खेती होती है। वहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहाँ फार्म हाउस बना हुआ था। तो देखा काफ़ी दिनों से वहाँ वास्तव में वहाँ पर प्लांटेशन किया जा रहा है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो छोटे आकार के हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बड़े आकार के हैं। जब छोटे आकार के प्लांट्स को वहाँ प्लांटेड किया जाता है तो हमेशा ऐसी सीड प्रोड्यूस करते हैं कि उनसे नए प्लांट्स जो उगते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, जबकि उसी एरिया में कुछ लॉन्ग साइज के प्लांट्स हैं उनको जब प्रोड्यूस किया जाता है तो फिर वो कुछ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो बड़े आकार के पौधों को बनाते हैं। अब इन्होंने सोचा कि हम बौने पौधे यानी ड्वार्फ प्लांट का या फिर टाल प्लांट का इन दोनों के साथ संकरण करते हैं और चेक करते हैं कि इन दोनों से हमें क्या डेटा मिलता है। शुरुआत यहाँ से हेरिडिटी की होती है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसका जो समय बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा 1856 में स्टार्ट किया और 1856 के बाद इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट 1864 तक कंटिन्यू किया। 56 से 64 तक लगभग इन्होंने 7 से 8 वर्ष तक अपना एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट में जो डेटा निकाला वो लगभग 264 प्लांट का निकाला। और फिर जब ये डेटा इनके पास आया तो इन्होंने फिर इनसे नियम बनाए और उन नियमों को 3 पार्टों में बांटा जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस के रूप में जानते हैं। मेंडल ने अपने नियम को एक पत्रिका में प्रकाशित किया जिसका नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग। उस समय द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, इस पत्रिका में इन्होंने अपना नियम प्रकाशित किया, बट इनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। वो घटना ये है कि उस समय मेंडल से ज़्यादा कुछ अदर साइंटिस्ट बायोलॉजी के रूप में पॉपुलर थे और लोगों की दृष्टि बायोलॉजी के रूप में उन पॉपुलर साइंटिस्टों की तरफ थी, क्योंकि इसके पहले बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी और फिर बायोलॉजी की तरफ सारी दुनिया की दृष्टि थी। तो मेंडल ने काम काफ़ी बड़ा किया था, अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में एक डेटा निकाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी की नज़र इनकी तरफ नहीं गई।
इन्होंने इस द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पत्रिका में अपना प्रकाशन कराया कि दुनिया के लोग हमारे इस हेरिडिटी के लॉ को देखेंगे, बट दुर्भाग्यवश किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। आगे की घटना में हमें पता चलता है कि उसके बाद में 19वीं सदी में यानी 1905 के आसपास कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि कार्ल कोरेंस एक साइंटिस्ट, जैसे कि हम बात करें टेसर मार्क दूसरे साइंटिस्ट, और जैसे कि हम बात करते हैं अन साइंटिस्ट जैसे डी ब्रिज। इन सभी ने कुछ कॉन्क्लूजन निकाले अलग अलग प्लांट और एनिमल से हेरिडिटी के लिए, और ये देखा कि जो कॉन्क्लूजन निकाला जा रहा है ये मेंडल के नियमों से मिलता जुलता है। खासकर कार्ल कोरेंस ने जो कॉन्क्लूजन निकाला, ये पता चला कि वो कॉन्क्लूजन मेंडल के नियमों से मिलता है। फिर इन्होंने मेंडल्स को फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा, यानी 1884 में मेंडल की डेथ होती है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के बाद जब 1905 के आसपास कार्ल कोरेंस रीडिस्कवरी करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेंडल्स ने हेरिडिटी के लिए एक बड़ा काम किया था, और फिर मेंडल्स को फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। और आज हम मेंडल्स को फादर्स ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि फादर्स ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, जेनेटिक्स के लिए या हेरिडिटी के लिए बड़ा काम किया है। ऐसे जेनेटिक्स मैंने बता दिया एक ब्रांच बन चुकी है जिसकी शुरुआत जीन से हुई है, और विलियम बेटसन ने जीन से इसकी शुरुआत की थी। तो रिपीट करता हूँ, मेंडल का जन्म 1822 22 जुलाई को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ये ब्रून यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात चेक रिपब्लिक एक प्लेस है जिसको चर्च कह सकते हैं, वहाँ पर रहते थे। इन्होंने उस प्लेस पर रहकर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सटाइवम प्लांट पर, और लगभग 1856 से 1864 तक एक्सपेरिमेंट जारी रखा। 7 से 8 वर्षों तक इन्होंने लगभग 264 प्लांट के बारे में स्टडी किया, और फिर द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक ग्रुन में अपने इस एक्सपेरिमेंट को प्रकाश कराया। दुर्भाग्य ये था कि उस दौरान डार्विन जैसे प्रसिद्ध साइंटिस्टों के कारण इनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, और फिर बनने के पश्चात कार्ल कोरेंस, टेसरमार्क और डी ब्रिज ने जो कंक्लूजन निकाले वो पुनः मेंडल के कंक्लूजन से जुड़ रहा था। तो फिर मेंडल्स को फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, और हेरिडिटी के लिए या आप कह दें जेनेटिक्स के ब्रांच के लिए इनकी मृत्यु के पश्चात 1884 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये हमने मेंडल्स के बारे में जाना है। अब बात करते हैं मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट क्या क्या दिए। रिपीट कर देता हूँ इस बात को, मैंने अभी आपको समझाया है। मेंडल ने पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है। मेंडल ने दूसरा नियम जो दिया है उसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, और मेंडल ने जो तीसरा नियम दिया है उसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ये 3 नियम मेंडल ने अपने 2 एक्सपेरिमेंट में प्रपोज किए हैं, जिनको हम मोनो हैबिट क्रॉस और डाई हैबिट क्रॉस के रूप में जानते हैं। हम आगे चलते हैं और सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मोनो हैबिट क्रॉस क्या है, वास्तव में मोनो हैबिट क्रॉस का मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं मोनो हैबिट क्रॉस की, तो मोनो हैबिट क्रॉस का मतलब क्या है। पहली चीज, आपको मोनो हैबिट क्रॉस वर्ड लिखे होने से ये नहीं समझ में आना चाहिए, कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए कि मोनो हैबिट क्रॉस का मतलब होता है एक ही जनरेशन तक किया गया क्रॉस, यानी एक पीढ़ी तक किया गया क्रॉस। जबकि मोनो हैबिट क्रॉस का वास्तविक मतलब कुछ और है। क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लो हमने एक प्लांट लिया है जो कैपिटल टी है, हमने एक प्लांट लिया है जो स्मॉल टी है, हमने इन दोनों के बीच क्रॉस कराया है, तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट मिला है। हमने डायरेक्ट शुरुआत किससे की है सर? आपने डायरेक्ट शुरुआत जीनोटाइप से किया है। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेता हूँ कैपिटल टी को मेंडल ने बताया लॉन्ग प्लांट, और फिर स्मॉल टी को मेंडल ने बताया ड्वार्फ प्लांट, यानी एक लंबा एक बौना। फिर बताया कि नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ड्वार्फ हैं, सॉरी, जो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं सर? लॉन्ग प्लांट हैं। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जनरेशन के सभी पौधे लंबे होते हैं। अब लंबे तने से बौने तने का, और अगली पीढ़ी में जाकर हमने स्टडी किया कि वो पौधा लंबा है, यानी एक लक्षण लिया हमने, क्या लिया? लंबापन और बौनापन, यानी लॉन्ग प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट। नेक्स्ट जनरेशन में जाकर स्टडी किया कि ये प्लांट लंबा है। दिस इज नोन एज द मोनो हैबिट क्रॉस। मोनो हैबिट क्रॉस का मतलब है किसी एक कैरेक्टर को लेकर
एक पीढ़ी तक या पीढ़ी दर पीढ़ी हम नेक्स्ट जनरेशन तक बार बार जाकर उस कैरेक्टर के बारे में अवलोकन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम इसे मोनोहैबिट क्रॉस कहते हैं। हम मनुष्य की तरफ जाते हैं। मान लो मैंने एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हमने एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो किसी भी प्रकार से, मान लो हमने एक ऐसा मनुष्य देखा जो वास्तव में, ठीक है, क्या देखेंगे सर, जो मनुष्य हमने देखा उसका ब्लैक हेयर है, यानी उसके बाल काले हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना। ब्लैक हेयर वाले मनुष्य का हमने देखा कि एक कोई दूसरा ह्यूमन पर्सन है, मान लो ये मेल है, और दूसरा कोई ह्यूमन पर्सन है जो फीमेल है, जिसके हेयर ब्राउन है। फिर हमने देखा कि ब्राउन हेयर का और ब्लैक हेयर के साथ अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में ब्लैक हेयर यानी नेक्स्ट पीढ़ी में काले बाल वाली संतान उत्पन्न होती है। सर, आपने बालों के रंग का अध्ययन अगली पीढ़ी तक कराया है, इसको आप मोनोहैबिट क्रॉस बोल दीजिए। मोनोहैबिट क्रॉस का मतलब है हम अगर इसको P1 मान लें तो नेक्स्ट जनरेशन F1 है, मान लो इससे F2 बनेगी, मान लो इससे F3 बनेगा, या मान लो इससे F4 बनेगा, या मान लो इससे F5 बनेगा, या हम चाहे जितनी पीढ़ी तक जाएं, बट हम केवल बालों के रंग का अध्ययन करते रहें, तो दिस इज नोन एज द मोनोहैबिट क्रॉस। रिपीट करता हूं, मैं कोई कैरेक्टर ले लूं, ये मेरा कान है, इस कान का आकार जो भी है, इस कान के आकार को मैं अपनी अगली पीढ़ी में जाकर स्टडी करूं, या फिर उस पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में जाकर स्टडी करूं, तो दिस इज नोन एज द मोनोहैबिट क्रॉस। रिपीट कर देता हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मोनोहैबिट क्रॉस का मतलब है किसी एक लक्षण को लेकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या दूसरे पीढ़ी से बार बार कई जनरेशन तक जाकर अध्ययन करना, इसको हम मोनोहैबिट क्रॉस कहते हैं। अब आते हैं मेंडल्स ने मोनोहैबिट क्रॉस में क्या किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम मेंडल के मोनोहैबिट क्रॉस पर जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि मेंडल ने सबसे पहले मोनोहैबिट क्रॉस में एक प्लांट लिया, एक पॉट सेलेक्ट किया। मान लो यहाँ से समझाने का प्रयास करता हूँ। इस पॉट में मेंडल ने एक प्लांट लिया, फिर मेंडल ने दूसरा पॉट लिया, एक गमला, इस पॉट में भी मेंडल ने एक प्लांट लिया। हम मान लेते हैं कि इस पॉट में मेंडल ने जो प्लांट लिया, सेलेक्ट किया, उस पॉट में मेंडल ने एक बौने प्लांट को क्या किया, प्लांटेड किया, और दूसरा पॉट लिया, वहां मेंडल ने एक लंबे पौधे को यानी लॉन्ग प्लांट को प्लॉटेड किया। ऐसा मानिए इसमें एक सीड रखी गई है इस गमले में, और इसमें भी एक सीड रखी गई है। इस गमले में जो सीड रखी गई है और इस गमले में जो सीड रखी गई, उसमें डिफरेंस क्या है? सर, इस वाले गमले की सीड जो है वो लंबे पौधे की थी, तो सीड जर्मिनेट करती है और लंबा पौधा बनता है। इस गमले की जो सीड है सर बौने पौधे की है, तो सीड जर्मिनेट करती है और बौना पौधा उगता है। अब क्या होगा सर, यहाँ पर इन सीड से आगे चलकर प्लांट्स पर फ्लावर आते हैं, और इस प्लांट पर भी फ्लावर आता है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जब फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है, उस फ्लावर्स में देखिए, मटर का पौधा बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोड्यूस करेगा। अब मेंडल ने किया क्या, इस प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए इस प्लांट के फ्लावर पर एक प्रोसेस की। मैं फ्लावर अलग दिखाता हूं। मान लो ये फ्लावर है, इस फ्लावर पर हम क्या देख पा रहे हैं सर, इस फ्लावर पर दोनों सेक्स ऑर्गन है। मान लो एंथर है और सर उसके साथ में पिस्टिल है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। हमने फ्लावर दिखाया कि सर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, और अब इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपने अगर पढ़ा है रिप्रोडक्शन का चैप्टर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण के चांसेस होते हैं। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट में किया क्या, एक प्रोसेस अपनाई जिसको हम इमस्कुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमस्कुलेशन, या हिंदी में विपुंसन कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, सीजर की सहायता से इसका एंथर रिमूव कर दिया, और दूसरे वाले फ्लावर का हम मान लेते हैं पिस्टिल रिमूव कर दिया। अगर इस फ्लावर का हम एंथर रिमूव करते हैं तो ये जो फ्लावर्स है ये कैसा हो जाएगा सर, कहेंगे ये फ्लावर्स अगर एंथर रिमूव करते हैं तो फीमेल बन जाएगा, और अगर मैं इस वाले फ्लावर का पिस्टिल रिमूव करता हूं तो मेल बन जाएगा। मेरी बात को रिपीट करता हूं, मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होता है और मेंडल को क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो मेंडल ने कृत्रिम आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज किया, मेथड का, जिसको हम इमस्कुलेशन कहते हैं। मेंडल ने यहाँ से एंथर रिमूव किया एक फ्लावर से, और दूसरे से पिस्टिल रिमूव किया, दोनों को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने का काम किया। फिर क्या किया,
मान लो इस मेल फ्लावर पर एंथर से पॉलन ग्रेन बनेंगे। इस पॉलन ग्रेन को सीजर चिमटी की सहायता से या सीजर की सहायता से फीमेल फ्लावर तक पहुंचाया, जहां पर क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। रिपीट करता हूं, मेंडल ने दो पॉट लिए, एक में लंबे पौधे लगाए, दूसरे में बौने पौधे लगाए। फिर मेंडल ने क्या किया, इमस्कुलेशन करके उस प्लांट को यूनिसेक्सुअल बनाया। उसके बाद क्या किया, पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर किया। जब पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर किया तो फिर क्या होगा, मान लो इस वाले प्लांट में फ्लावर के बाद में क्या बना सर, पॉड बना और इस पॉड पर सीड आई। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। देन अब क्या किया गया, इस सीड को किसी दूसरे पॉट में अलग गमले में उगाया गया। मिला क्या कि जब सर सीड को किसी दूसरे पॉट में उगाते हैं तो जो प्लांट उगता है सर वो लंबा होता है। अब अगर मैं जहां से प्रारंभ किया गया उसको P1 जनरेशन मान लूं तो जो नया प्लांट उगेगा सर उसको F1 जनरेशन मान लेंगे। इसमें क्या हुआ ध्यान से देखेंगे, मान लो मैं इस प्लांट को अलग दिखा रहा हूं। इस पॉट के अंदर जो प्लांट उग रहा है सर, इस पॉट के अंदर जो प्लांट उगा है उसका शेप आकार बड़ा है, इसलिए मेंडल ने ऐसे प्लांट को क्या बताया है सर, लॉन्ग प्लांट बताया है। फिर सर इस प्लांट पर भी मेंडल ने क्या किया सर, फ्लावर आने दिया। समझते जाना, फ्लावर आने के बाद पॉलिनेशन होने दिया और यहाँ मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, किसी भी प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन का यूज नहीं किया। सर पॉलिनेशन होने के बाद में इस प्लांट पर पॉड बना, फली बनी और फली के अंदर सीड बना, तो देखा गया कि बहुत सारी सीड प्रोड्यूस हो गई। फिर मेंडल ने क्या किया, इस सीड को सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फिर जर्मिनेट किया, तो रेशियो ये आया कि सर 3 पौधे तो लॉन्ग हैं, लंबे होते हैं, बट 3 के बाद जो एक पौधा बनता है वो ड्वार्फ हो जाता है, बौना हो जाता है। एक बार पूरा रिपीट करता हूं, मेंडल ने एक बौना पौधा, एक बौना पौधा, एक लंबा पौधा लिया, दोनों सीड को पॉट में गमले में बोया, देखा 2 प्लांट्स उगते हैं, दोनों पर फ्लावर आता है, इमस्कुलेशन किया, एक का एंथर एक का पिस्टिल हटाया, एंथर से बने हुए पॉलन ग्रेन को नेक्स्ट पिस्टिल पर ट्रांसफर किया, सीड बनने दिया, सीड को नेक्स्ट पॉट में उगाया, पौधा उगा वो लंबा था, उसको बताया गया F1 जनरेशन। जस्ट उसके बाद में क्या हुआ सर, उसकी सीड को निकाला गया, यानी इस पर प्लांट पर फ्लावर्स आए, पॉट बना, सीड बना और सीड को फिर नेक्स्ट पॉट में उगाया गया। तो ये देखा गया कि सर 3 पौधे लंबे होते हैं और एक पौधा बौना होता है। इस प्रकार जो डेटा मिला 3:1 का मिला। अब मेंडल ने इसको हमें और आपको कैसे समझाया, ये तो मैंने मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझाया है। हम किसी भी बुक को उठाते हैं, हाई स्कूल लेवल की या किसी हायर लेवल की बुक उठाते हैं तो हमें एक डेटा मिलता है। वो डेटा क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मेंडल ने किया क्या, हमको समझाया जाता है कि मेंडल ने एक लॉन्ग प्लांट लिया। ध्यान से देखें, मेंडल ने बताया कि एक लॉन्ग प्लांट लिया, फिनोटाइप से मैं चल रहा हूं, और फिर मेंडल ने ड्वार्फ प्लांट लिया, यानी एक बौना लिया और एक लंबा पौधा लिया। इसकी शुरुआत की P1 से, यानी जहां से प्रारंभ होगा उसको हम P1 जनरेशन कहेंगे। इन दोनों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन किया। जब इन दोनों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन किया तो फिर क्या हुआ सर, इन दोनों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन करने पर नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट उगे। जितना भी पौधा इस जनरेशन में उगता है सभी पौधे लंबे होते हैं। आगे चलकर फिर मेंडल ने जब सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो फिर देखा कि यहाँ पर 4 कैटेगरी के प्लांट उत्पन्न होते हैं, यानी 4 पौधों का, ठीक है, अलग अलग फिनोटाइप आता है। अब हमें और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने के लिए मेंडल ने कहा कि यहाँ पर जो जीनोटाइप है, यानी जीन्स, जिसको आगे चलकर हम जीन्स कहते हैं, एलील कहते हैं, फैक्टर मेंडल ने यूज किया, वो बताया कि कैपिटल टी होगा और इसका बताया स्मॉल टी होगा। देन आगे बताया कि जो प्लांट्स उगेगा उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और वो जो पौधा होगा उसका नाम बताया कि वो हाइब्रिड लॉन्ग होगा, यानी वो पौधा सामान्य लंबा नहीं होगा जबकि हाइब्रिड लॉन्ग होगा। नेक्स्ट जनरेशन में जाकर बताया कि एक पौधा तो लंबा होता है, यानी एक पौधा प्योर लॉन्ग है, ठीक है। दूसरा पौधा बताया कि हाइब्रिड लॉन्ग है, यानी शुद्ध लंबा ना होकर मिश्रित लॉन्ग होगा। तीसरा पौधा बताया कि ये भी हाइब्रिड लॉन्ग होगा और नेक्स्ट बताया कि एक पौधा प्योर ड्वार्फ होता है, शुद्ध बौना होता है।
अब यहाँ पर इन्होंने हमको क्या समझाया, जीनोटाइप के बाद जीनोटाइप क्या है। यहाँ बताया कि कैपिटल टी होगा, यहाँ बताया कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और यहाँ बताया कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, लास्ट वाला बताया स्मॉल टी होगा। यानी एक शुद्ध लंबे पौधे का जब हम एक बौने पौधे के साथ, शुद्ध बौने के साथ क्रॉस करते हैं, तो F1 जनरेशन में कुछ प्लांट्स मिलते हैं जिनको हम हाइब्रिड लॉन्ग या संकर लंबे पौधे कहते हैं। जब हम F1 से F2 जनरेशन में जाते हैं और सेल्फिंग कराते हैं, तो एक पौधा शुद्ध लंबा, दो हाइब्रिड लॉन्ग और एक शुद्ध बौना पौधा हमको मिलता है। यहाँ पर मेंडल ने दो डेटा भी दिया, एक को बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो और दूसरा डेटा जो दिया उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। अब जो ये वर्ड हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, इनको समझने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का मतलब क्या है। मान लो कि मैंने एक चार्ट लिया है, इस चार्ट में मैं 4 डिफरेंट प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये 4 पौधे हैं, ध्यान से समझना। इन पौधों में मैं मान लेता हूँ कि सर एक पौधा काफी लंबा है, सर दूसरा पौधा भी काफी लंबा है, सर तीसरा भी लंबा है, लेकिन जो चौथा पौधा है ये बौना है। क्लियर? यानी ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, बट ये वाला बौना है। अब 3 लंबे हैं और एक बौने हैं, इनको हम बाहर से देखकर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसे हम फिनोटिपिक कैरेक्टर कहेंगे या फिनोटाइप बोलेंगे। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी जीव का वह लक्षण, वह कैरेक्टर जिसको बाहर से देखकर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसे हम फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं। हमें मटर का पौधा देखते ही पता चलता है कि लंबा है या बौना, इसका फिनोटाइप है। हमारे बाल काले हैं, ये हमारा फिनोटाइप है। हमारी फिंगर छोटी है, ये हमारा फिनोटाइप है। सामने वाले का नाक लंबा है, ये इसका फिनोटाइप है। लेकिन इस लंबे और बौने को उत्पन्न करने के लिए सेल के अंदर कुछ विशेष केमिकल्स, रसायन होगा, और उस रसायन से ये कैरेक्टर आया है, इसका जीनोटाइप है। रिपीट करता हूं, जो बाहर से दिखाई देता लक्षण उसे फिनोटाइप कहते हैं, बट जिस कारण से होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। मेंडल ने बताया कि अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो ले लूं, तो जीनोटिपिक रेशियो ये आता है कि इसमें 1:1 के रेशियो जाते हैं। 1:1 का मतलब है एक शुद्ध लंबा है, 2 बौने हैं और एक शुद्ध बौना होता है, यानी 2 हाइब्रिड लॉन्ग हैं और एक बौना होता है। बट अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो पर जाता हूं, तो 3 लंबे हैं और एक बौना है, यानी वो रेशियो आता है 3:1। रिपीट कर देता हूं इस बात को। मेंडल ने जीनोटिपिक रेशियो दिया कि एक शुद्ध लंबा है, 2 हाइब्रिड लॉन्ग हैं और एक शुद्ध बौना है, जबकि फिनोटिपिक रेशियो बताया 3 लंबा है और एक बौना है। दिस क्रॉस इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं मेंडल का। उम्मीद है ये क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा। अब मेंडल ने इस क्रॉस के अकॉर्डिंग 2 नियम बनाया। क्या बनाया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मेंडल ने नियम पहला बनाया, पहला नियम क्या बनाया कि अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमने लिया था कैपिटल टी। क्या लिया था? कैपिटल टी। थोड़ा ध्यान से देखें। जब हमने कैपिटल टी लिया था, और तो इसका क्रॉस हमने स्मॉल टी से कराया था। क्रॉस कराने पर सर F1 जनरेशन आई थी, जहां कैपिटल टी स्मॉल टी के प्लांट्स हमें प्रोड्यूस होते हुए दिखाई दिए थे। कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रोड्यूस होने वाले प्लांट को मेंडल ने हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट बताया था। नेक्स्ट जाकर इन्होंने बताया कि एक शुद्ध लंबा पौधा होगा। नेक्स्ट बताया 2 हाइब्रिड लॉन्ग होंगे। नेक्स्ट बताया ठीक है एक शुद्ध बौना होगा, जिसका जीनोटाइप बताया कि जो जीनोटाइप आता है वो क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आता है। अब मेंडल कहते हैं कि कैपिटल टी अगर एक फैक्टर है, स्मॉल टी अगर एक फैक्टर है, और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो फिर वो मिश्रित होकर एक साथ दिखाई देता है। ये मेंडल का पहला नियम है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मेंडल कहते हैं कि अगर हम शुद्ध लंबे का शुद्ध बौने प्लांट के साथ, यानी प्योर डार्क का प्योर लॉन्ग प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमको हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट मिलता है। अगली पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने प्लांट होने के भी चांसेज हैं। अब यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या है, हम अगर देखें तो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ है,
जहां हमें दोनों फैक्टर दिख रहे हैं, यहां देखें ध्यान से, क्या दिख रहा है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कब? F1 जनरेशन पर है, ये भी कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी। लेकिन हम इस स्मॉल टी की उपस्थिति के कारण भी हम इसको बौना नहीं कह सकते। मेंडल कहते हैं कि जब जनक से संतत में कोई फैक्टर आएगा, अलग अलग टाइप का आएगा, तो एक फैक्टर डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। मीन्स दोनों फैक्टर के लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देंगे अगर वो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन को, विषम युग्मजीय अवस्था को प्रदर्शित करेगा। रिपीट करता हूं इस बात को, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, अगली पीढ़ी में दोनों हैं, बट हम इस पौधे को लंबा लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका लक्षण हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि कैपिटल टी डोमिनेंट है, प्रभावी है, जबकि स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव होता है, यानी अप्रभावी होता है। मेंडल कहते हैं, रिपीट कर देता हूं लॉ ऑफ डोमिनेंट के बारे में, मेंडल कहते हैं कि जब जनक से संतत में लक्षणों की वंशागति होती है तो केवल एक कारक, सिंगल फैक्टर अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरे कारक का लक्षण नहीं दिखाई देता है। इससे हम प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। यहीं पर मेंडल एक बात और जोड़ते हैं, वो ये है कि अगर वो कारक विषम युग्मजी की जगह सम युग्मजी हो गया तो फिर दोनों के लक्षण दिखाई देंगे और शुद्ध होंगे। जैसे मान लो मैं पीछे जनरेशन में जाऊं, कैपिटल टी आ जाए और साथ में कैपिटल टी आ जाए, तो नेक्स्ट जनरेशन में सर कैपिटल टी कैरेक्टर आएगा और ये लक्षण प्योर होगा, जिससे इस फैक्टर का और इस फैक्टर का दोनों का लक्षण अगली पीढ़ी में देखने को मिलेगा। उम्मीद है लॉ ऑफ डोमिनेंट आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं, अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंट की बात करूं, किसकी बात करता हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंट की, तो मेंडल ने क्या किया, लॉ ऑफ डोमिनेंट में हमको ये बताया, मोनोहैबिट क्रॉस के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंट में बताया कि मोनोहैबिट क्रॉस में जो कोई पार्ट ट्रांसफर होता है, ध्यान से देखना, मोनोहैबिट क्रॉस में जो ट्रेड्स कंट्रोल किए जाते हैं किसी डिस्क्रीट यूनिट से, जिनको हम फैक्टर कह सकते हैं। अब ट्रेड्स क्या है, एक सेल है, इसके अंदर कैपिटल टी है, एक सेल है, इसके अंदर स्मॉल टी है, और ये क्या है सर, ये आगे चलकर जो मेंडल ट्रेड्स कहते हैं, पता चलता है कि वो ट्रेड्स क्या है, क्रोमोसोम है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी जाते हैं, इन्हीं को जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, इन्हीं को मेंडल ने फैक्टर या कारक कहा है। यानी ट्रेड्स कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, किसी विशेष यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको हम फैक्टर कहते हैं। और अगली बात मेंडल ने बताई कि फैक्टर हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। मैं रिपीट करता हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंट कहता है, क्या कहता है कि अगर लॉ ऑफ डोमिनेंट के अनुसार अगर हम देखें तो जब किसी P1 जनरेशन से, यानी प्रथम पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन में यानी F1 जनरेशन में कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होगा और वो हेट्रोजाइगोटिक हो गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो कैरेक्टर आ सकते हैं, यानी दो फैक्टर आ सकते हैं, बट इसका कैरेक्टर दिखाई देगा, इसका नहीं दिखाई देगा। अगर कहीं P1 से F1 में कैपिटल टी दोनों आता है, तो फिर इन दोनों के लक्षण दिखाई देंगे और शुद्ध होंगे, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंट कह सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं लॉ ऑफ डोमिनेंट आपको समझ में आ रहा होगा। हम वापस चलते हैं और मोनोहैबिट क्रॉस से बनाए गए लॉ ऑफ डोमिनेंट के बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं। ध्यान से देखना, मान लो मैं यहां पर डिस्कस करूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। मैंने देखा कि यहां पर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उन कैरेक्टरों को हम क्या बोलेंगे सर, उन कैरेक्टरों को देखने पर यह पता चलता है कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी था, जिससे F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी जैसा प्लांट बनता है। ध्यान से देखना, हम अगर P1 जनरेशन पर जाते हैं तो सर कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है, लेकिन आगे जाकर सर ये दोनों मिल जाते और एक हाइब्रिड कैरेक्टर बनाते हैं। आप इमेजिन करो कि कोई लक्षण मम्मी में रहा हो और कोई लक्षण पापा में रहा हो, इन्हें कोई एलील या जीन कंट्रोल कर रही हो, वो अगली पीढ़ी में जाकर एक साथ आपस में मिल जाए, लेकिन फिर अगली जनरेशन जो आए, यानी मम्मी पापा से हमारा जन्म हो और हमसे फिर कई पीढ़ी बाद नेक्स्ट कई जनरेशन आए, तो चांसेस ये हैं
कि सर अब जो ये फैक्टर्स मिल गए हैं उनमें से कुछ फैक्टर अलग हो सकते हैं, कुछ फैक्टर आपस में मिश्रित रह सकते हैं और कुछ फैक्टर पुनः सेपरेट हो सकते हैं। रिपीट करता हूँ, इस बात को ब्रेन में सेट करेंगे। मेंडल कहते हैं कि जब जनक से संतत में लक्षणों की वंशागति होती है, मीन्स द फैक्टर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड बोथ फैक्टर्स प्रेजेंट, ठीक है, अनदर पार्ट्स अलग अलग भाग में होंगे, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, देन F1 जनरेशन मिक्स टुगेदर, दोनों आपस में मिल जाते हैं। आगे चलकर शुद्ध लक्षण वाला फैक्टर अलग हो जाएगा और कुछ फैक्टर मिश्रित भी रह सकते हैं और कुछ अलग भी हो सकते हैं। इसको हम थोड़ा इस तरह से समझते हैं। मान लो कि हमने एक रेशियो निकाला, क्या निकाला, बोर्ड पर देखेंगे क्या रेशियो निकाला। सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा जा रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक फैक्टर है जो कैपिटल टी है। क्या है? कैपिटल टी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक फैक्टर है जो कैपिटल टी है, ठीक है। कैपिटल टी के साथ सर दूसरा फैक्टर था जो स्मॉल टी था। अभी आपने बताया कि सर ये दोनों फैक्टर मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, जो एक हाइब्रिड कैरेक्टर होगा, शुद्ध लक्षण नहीं होगा, यानी ये, ठीक है, संकर कैरेक्टर बन जाएगा। आगे चलकर सर इनसे कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी भी अलग हो जाएगा। साथ में कुछ चांस है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी मिला रहेगा। इसका मतलब चांस ये दिख रहा है कि कैपिटल टी अलग हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला भी रहेगा और स्मॉल टी भी अलग हो जाएगा। इसको ऐसे माइंड में सेट करेंगे कि क्लासरूम में दो विद्यार्थी काफी पुरानी हरकतें करते हैं जिनसे क्लासरूम में कुछ ना कुछ असुविधाएं होती हैं। तो मैंने एक नियम बनाया कि मैं कभी इन दोनों विद्यार्थियों को एक साथ नहीं देखूंगा। दोनों विद्यार्थी घर से जब चलते हैं तो सेपरेट चलते हैं, ये भी सेपरेट और ये भी सेपरेट, बट एक किसी होटल पर आकर एक साथ चाय और समोसे खाते हैं। बट उसके बाद में फिर क्या होता सर, आगे आकर विद्यालय में पुनः सेपरेट हो जाते हैं। मेंडल का कहना है कि P1 जनरेशन में अगर कोई फैक्टर है तो F1 जनरेशन में जाकर चांस ये है कि वो एक साथ मिक्स हो सकता है, आपस में मिल सकता है। नेक्स्ट अगली पीढ़ी में जाकर दो चांस हो सकते हैं कि वो मिक्स भी हो जाए और अलग भी हो जाए, सेपरेट भी हो जाए। मान लो मैं अगर टोटल रेशियो निकालूं तो 50% मिक्स रह सकता है और 50% सेपरेट हो सकता है। वास्तव में ये हो क्यों रहा है? तो ये वास्तव में मियोसिस के कारण हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण हो रहा है। ये बात जब सेल की स्टडी होती है, जीन क्रोमोसोम की स्टडी होती है, तो हमें पता चलती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि मेंडल का मोनो हैबिट क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और हम नेक्स्ट बात करते हैं डाई हैबिट क्रॉस के बारे में। बेसिक जान लेते हैं डाई हैबिट क्रॉस है क्या, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं डाई हैबिट क्रॉस की बात करूं तो डाई हैबिट क्रॉस का मतलब क्या है, पहले ये जानते हैं। हमने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी सिंगल कैरेक्टर को लेकर, एक लक्षण को लेकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक या जनरेशन से जनरेशन तक क्रॉस करेंगे तो ये मोनो हैबिट क्रॉस है। अब मैं कोई दो लक्षण ले लूं, जैसे मान लो आपने सीड का कैरेक्टर लिया। किसका कैरेक्टर लिया? सीड का। सीड में क्या लिया सर? उसका शेप लिया जो राउंड था, गोल है, और सर उसका कलर लिया जो येलो था, पहला, समझते जाना। अब हमने क्या लिया सर? दूसरी सीड ली। सर इस सीड में क्या लिया सर? एक सीड ग्रीन थी और सर उसका जो शेप था वो कैसा था? रिंकल्ड था। तो मैं अब ये दो दो कैरेक्टर ले रहा हूं। कौन कौन सा सर? गोल और पीला और हरा और झुर्रीदार। अब हम अगर इनका और इनका क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में F1 पीढ़ी में क्या डेटा मिलेगा, इस बात का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम डाई हैबिट क्रॉस बोलेंगे। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दो दो लक्षणों का एक साथ अवलोकन करना, अध्ययन करना डाई हैबिट क्रॉस कहलाता है। मान लो मैं एक साथ दो कैरेक्टर ह्यूमन में लेता हूं कि हमारी आंखें काली हैं और हमारी आंखें छोटी हैं। इसी प्रकार हम मान लेते हैं हमारे मम्मी की आंखें काली थी और हमारी मम्मी की आंखें छोटी थी, पापा की आंखें भूरी हैं और पापा की आंखें बड़ी हैं। तो दो कैरेक्टर हैं, आंखों का काला होना, छोटा होना, भूरी होना यानी ब्राउन कलर का होना और बड़ा होना।
फिर उन दोनों से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारी आंखें काली हैं या भूरी हैं ये देखें, और छोटी हैं या बड़ी हैं ये देखें, तो दिस इज नोन एज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है दो लक्षणों की वंशागति का, टू डिफरेंट कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का अध्ययन करना। अब वो अध्ययन एक पीढ़ी का भी हो सकता है और वो अध्ययन पीढ़ी दर पीढ़ी का हो सकता है, इसलिए हम इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, कैसे अध्ययन किया, हम इस बात पर डिस्कस करते हैं। मान लो कि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या एक्सपेरिमेंट किया है। आप देखेंगे कि मेंडल ने एक प्लांट लिया जिसको बताया गोल और पीला। मान लो मैं उसे बोलता हूँ येलो एंड राउंड सीड, यानी उसका शेप कैसा है, राउंड है, बट उसका कलर कैसा है, येलो है, और ये कलर लिया गया है और शेप लिया गया है सीड का। दूसरा बताया गया कि सीड ग्रीन है, हरी है, और उसका जो शेप है वो रिंकल्ड है, यानी रिंकल्ड और ग्रीन लिया गया। अब क्या किया गया, इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझाया है। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद हम जहां से शुरू करते हैं उसको P1 जनरेशन बोलते हैं, बट जहां हम समाप्त करते हैं उसे F1 जनरेशन कहते हैं, या जहां पहली पीढ़ी आती है नेक्स्ट प्लांट उसको F1 जनरेशन कहते हैं। यहाँ पर जाकर इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स थे वो येलो और राउंड सीड वाले ही थे, कोई भी प्लांट अदर फैक्टर को लेकर नहीं आता था। अभी यहाँ मेंडल ने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंट लागू है, जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आता था तो कैपिटल टी का ही लक्षण दिखाई देता था, वैसे यहाँ हम मान लेते हैं कि अगर हमें समझाना हो फैक्टर के रूप में तो मेंडल ने कहा कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है, इसी प्रकार स्मॉल वाई के साथ में स्मॉल आर है। नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर जाता है। अब अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंट से इसको मर्ज करूं तो सर स्मॉल वाई रिसेसिव है और स्मॉल आर रिसेसिव है, कैपिटल वाई डोमिनेंट है और कैपिटल आर डोमिनेंट है, इसलिए पौधा कैसा होगा, येलो और राउंड सीड वाला होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लो कि इनकी हम सेल्फिंग कराएं, सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन होने दें, तो फैक्टर एक बन सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर का, एक बन सकता है कैपिटल वाई स्मॉल आर का, एक बन सकता है स्मॉल वाई कैपिटल आर का, और एक बन सकता है स्मॉल वाई स्मॉल आर का। अब अगर मैं इनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराऊं तो फिर 16 प्लांट का रेशियो दिखा सकता हूं, जो कि हमें वो सामान्य चार्ट बनाकर नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए मेंडल ने उस रेशियो को दिखाने के लिए एक विशेष साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया स्क्वायर यूज किया, जिसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं, जिसे A.R. पुनेट ने डिस्कवर्ड किया था। रिपीट करता हूं, डाइहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने येलो राउंड सीड के साथ ग्रीन रिंकल्ड सीड का क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने से P1 जनरेशन से F1 जनरेशन के प्लांट प्रोड्यूस किए, और वहां कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर फैक्टर बताया। ये बताया कि येलो के साथ राउंड सीड देखने को मिलती है। सेल्फिंग के बाद F2 जनरेशन पर गए और फिर 16 प्लांट का एक रेशियो प्रोड्यूस किया, दिखाया। वो रेशियो क्या है ध्यान से देखें। अगर मैं बात करूंगा उन 16 प्लांट के रेशियो का, तो उन्होंने बताया कि अगर हम कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर का क्रॉस करते हैं तो क्या रेशियो आएगा। हम यहाँ अपने थिंकिंग के लिए एक बात समझ सकते हैं कि एक फैक्टर हमारा कैपिटल वाई है, दूसरा कैपिटल आर है, तीसरा स्मॉल वाई है और चौथा स्मॉल आर है। मान लो कैपिटल वाई से मैं ले लेता हूँ येलो है, यानी जो फिनोटाइप आता है वो येलो है। कैपिटल आर स्मॉल वाई पर आ जाते, येलो होगा तो उसका विपरीत ग्रीन होगा, ये मान लेते हैं। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर के कारण हम मान लेते हैं कि वो जो फैक्टर है वो कैसा आएगा, सर कैपिटल आर है तो राउंड होगा, ऐसा मान लेते हैं, और सर उसका विपरीत स्मॉल आर है तो सर रिंकल्ड होगा। तो ये 4 कैरेक्टर आपको ब्रेन में सेट रखने हैं। अब मान लो कि हमने ये जो कैरेक्टर्स आपको चार्ट पर दिखाया, सर यहाँ पर ये मेल प्लांट का है और इधर पर सर फीमेल प्लांट का रेशियो आप दिखा रहे हैं। हम अगर ये चार्ट प्रिपेयर करें तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई आएगा, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा। ऐसे हम सेकंड पर आते हैं तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आएगा और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई होगा और कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर होगा। नेक्स्ट में बात करता हूं तो कैपिटल वाई के साथ क्या होगा,
सर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर होगा। नेक्स्ट पर मैं आऊँ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। नेक्स्ट पर आऊँ तो स्मॉल वाई होगा, स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। देन कैपिटल वाई होगा और स्मॉल आर होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये दोनों कैपिटल में होंगे और दोनों आर स्मॉल में होगा। नेक्स्ट पर आते हैं तो कैपिटल वाई के साथ, ठीक है, स्मॉल वाई होगा और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर होगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई होगा और स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर होगा। ऐसे में आगे आता हूं तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर होगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर होगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई होगा, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर होगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो कैपिटल वाई के साथ, ठीक है, स्मॉल वाई होगा, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। आगे बात करूं कैपिटल वाई होगा, स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा। ऐसे में बात करूं नेक्स्ट की तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, स्मॉल आर होगा। नेक्स्ट में बात करूं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और लास्ट में स्मॉल आर आएगा। अब अगर मैं इनमें फैक्टर्स का पता लगाऊं, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई फैक्टर डोमिनेंट है तो रिसेसिव वाला कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। हम इसमें सबसे पहले कैपिटल वाई और कैपिटल आर देखते हैं, यानी हम इसमें सबसे पहले कैपिटल वाई और कैपिटल आर देखते हैं। हमको क्या देखने को मिलेगा, जब हम कैपिटल वाई और कैपिटल आर पर जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या है। कैपिटल वाई कैपिटल आर का मतलब है, सर जब हम कैपिटल वाई कैपिटल आर पर जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आने पर वाई से मैं एलो लेता हूँ और कैपिटल आर से मैं राउंड लेता हूँ, यानी येलो और राउंड सीडेड प्लांट हमें मिलेंगे। हमें एक बार देखना है या दो बार, बट वो डोमिनेंट होना चाहिए। यहाँ वाई और यहाँ आर, मैं इसको स्टार बना देता हूँ। यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्टार बना देता हूँ। यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्टार बना देता हूँ। यहाँ कैपिटल आई कैपिटल आर स्टार बना देता हूँ। नेक्स्ट में बात करता हूँ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्टार बना देते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्टार बना देते। नेक्स्ट में बात करता हूँ नहीं है, नेक्स्ट में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्टार बनाते। नेक्स्ट में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्टार बनाते हैं। नेक्स्ट में कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं है, नेक्स्ट में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्टार बना देते हैं। नेक्स्ट में नहीं है, नेक्स्ट में नहीं है और नेक्स्ट में नहीं है। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेक्स्ट 9 प्लांट। ये 9 प्लांट का जो रेशियो आता है वो येलो राउंड सीड वाला आता है। मैं दूसरा अगर चुनता हूं तो मैं कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर लेता हूं। कैपिटल वाई मतलब येलो और स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड। हम अगर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर पर जाएं तो सर ये जो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर का रेशियो है ये इसमें दिख रहा है पहले में। सर दूसरे में भी दिख रहा है कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर। सर इन दोनों के बाद इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट सर इसमें दिख रहा है। सर आगे भी नहीं है और आगे भी नहीं है। तो सर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर का जो रेशियो है वो 3 का आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता हूँ, मैं बात करता हूँ स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर की। किसकी बात करता हूँ? स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर का। तो रेशियो क्या दिखेगा? आप देखेंगे स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर ये है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर ये है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर ये है। सर इसका भी रेशियो 3 आता है। और नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ तो स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर का जो रेशियो 1 आता है। तो जो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो आता है, यानी मैं अगर फिनोटिपिक रेशियो देखूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कौन सा रेशियो देखूं, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो हमको मिलता है 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, यानी ये इस डाई हैबिट क्लास का हमें रेशियो मिलता है जो क्लास 10th में दिया हुआ है। मेंडल ने 16 प्लांट के एक्सपेरिमेंट में ये निष्कर्ष निकाला कि 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 का फिनोटिपिक रेशियो आता है और चार्ट बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया है। अब डाई हैबिट क्लास से मेंडल ने एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन है क्या
और उस कंक्लूजन से एक नियम बनाया जिसको हम लॉ ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। जानते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? अगर मैं बात करता हूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर्स ऑफ फैक्टर, अगर किसी एक जोड़े कारक का सेग्रीगेशन हो रहा हो, यानी अलग अलग होने की प्रक्रिया हो रहा हो, तो वो इंडिपेंडेंट है किसी के ऊपर, टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर्स ऑफ फैक्टर। मतलब एक जोड़ी कारक जो है अगर सेग्रीगेट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि जब वो जाएगा तो ही सेग्रीगेट होगा। जैसे मान लो मैंने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी एक जोड़ा, और कैपिटल आर और स्मॉल आर। मान लो मैंने यहाँ कैपिटल टी रखा और यहाँ स्मॉल टी रखा, एक फैक्टर बना। मैंने फिर क्या रखा, मैं ऐसा भी रख सकता हूं कि मैंने यहाँ कैपिटल टी रखा, कैपिटल टी रखा, स्मॉल टी रखा, सेपरेट हुआ। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आ जाए, या कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर आ जाए और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर आ जाए। रिपीट करता हूँ, मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी दो फैक्टर लिया। पॉसिबिलिटी ये है कि कैपिटल टी भी अलग हो सकता, स्मॉल टी भी अलग हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है। 50-50% रेशियो। मान लो मैं ऐसे समझाऊं कि एक सेल है सर, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दो फैक्टर हैं, तो चांस ये है कि जो पहली सेल बनेगी सर यहाँ कैपिटल टी चला जाएगा, दूसरी सेल बनेगी सर यहाँ स्मॉल टी चला जाएगा। यानी 50% सेल के अंदर कैपिटल टी जाएगा और 50% सेल के अंदर स्मॉल टी जाएगा। अब दूसरा उठा लेता हूँ, सर इस कैपिटल टी के साथ मान लो कैपिटल आर चला गया और इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर चला गया। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है। फिर क्या हो सकता है, सर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो फैक्टर हैं, इनके साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर है। सर 50% सेल में चांस ये है कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर चला जाए और 50% चांस ये है कि सर स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर चला जाए। यानी किसी भी सेग्रीगेशन के दौरान कोई भी चीज डिपेंड नहीं करेगी कि कौन सा फैक्टर किसके साथ जा रहा है, सारे फैक्टर अलग होने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसकी एनालिसिस जब की जाती है मियोसिस से, तो पता चलता है कि कुछ फैक्टर्स या कुछ कारक ऐसे हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। मैं अगर इसको और सरल तरीके में समझाऊं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो क्या बोल सकते हैं कि जो डोमिनेंट फैक्टर है, कौन सा फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर है, ये डोमिनेंट के साथ जा सकता है। यानी प्रभावी फैक्टर डोमिनेंट फैक्टर किसके साथ जा सकता है, तो डोमिनेंट फैक्टर डोमिनेंट के साथ जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो डोमिनेंट फैक्टर है ये रिसेसिव के साथ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ, एक डोमिनेंट रिसेसिव के साथ जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिसेसिव फैक्टर था सर ये डोमिनेंट के साथ जा सकता है। हम सर ये भी कह सकते हैं कि जो रिसेसिव फैक्टर है ये रिसेसिव के साथ जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, प्रभावी कारक प्रभावी के साथ जा सकता है, 50% चांस है। प्रभावी कारक अप्रभावी के साथ जा सकता है, 50% चांस है। अप्रभावी प्रभावी के साथ जा सकता है, 50% चांस है। और अप्रभावी अप्रभावी के साथ जा सकता है, 50% चांस है। कुल मिला के फैक्टर सेग्रीगेट होने में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है और कहीं भी जा सकते हैं। ये मेंडल का तीसरा नियम है। तो मैं दोनों क्रॉस और तीनों नियम समझाता हूं। मोनोहैबिट क्रॉस का मतलब है किसी एक लक्षण को लेकर जनरेशन टू जनरेशन क्रॉस करना। डाई हैबिट क्रॉस का मतलब है दो लक्षणों की वंशागति का जनरेशन टू जनरेशन अध्ययन करना। मोनोहैबिट क्रॉस पर दो नियम बेस्ड किए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंट कहता है कि जब कोई फैक्टर जनक से संतत में स्थानांतरित होते हैं और वो हेट्रोजाइगोटिक विषम युग्मजी हो जाएं, तो फिर एक फैक्टर का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। जब कोई भी फैक्टर शुद्ध होगा, समयुग्मजी होगा, तो दोनों के लक्षण देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि पहले फैक्टर अलग होते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाकर एक दूसरे के साथ विषम युग्मजीय अवस्था में मिल जाते हैं हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में। आगे चलकर चांस ये है
कि 50% फैक्टर समयुग्मजीय अवस्था में शुद्ध हो सकता है और 50% फैक्टर ऐसा है जो विषमयुग्मजीय अवस्था में मिश्रित अवस्था में पाया जा सकता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि प्रभावी लक्षण प्रभावी के साथ, प्रभावी लक्षण अप्रभावी के साथ, अप्रभावी लक्षण प्रभावी के साथ और अप्रभावी लक्षण अप्रभावी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट हैं और इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने आपको मेंडल्स के बारे में, मेंडल से रिलेटेड सारे नियम, दोनों क्रॉस के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आता, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है हेरिडिटी की, तो आप इसको 2-3 बार देख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं जब आप अच्छे से इसको समझते हैं और देखते हैं तो मेंडल के लॉ से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं आने वाले हैं। हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को एक थोड़ा सहयोग करना होगा। हमने अभी जस्ट बस ये तीसरा वीडियो रिकॉर्ड किया है जो हम एक ऑनलाइन स्टूडियो की तरफ जाकर आपको बायोलॉजी देना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो या हमारे बायोलॉजी के रिकॉर्ड किए गए लेक्चर समझ में आते हैं, आप उस लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक करें और जिससे हमें लगातार एनर्जी मिलती जाए और पूरी ऊर्जा के साथ हम आपको आगे के सेशन को भी रिकॉर्ड करके दे पाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।